जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी में लगे हुए हैं और आज हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं आपके साथ, जिसमें हम आपको आज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यदि आपको दर्पण और लेंस से रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी होती होगी तो आज के बाद आपको यहाँ से एक भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको दर्पण और लेंस से रिलेटेड उन सारी बेसिक फैक्ट को बताऊंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इसी के द्वारा आप अच्छे तरीके से इनसे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो आज के बाद आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। आज हम बिना देर के आपको आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये केवल आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं बल्कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको इनसे प्रश्न बनेगा। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको काम करेगा और आगामी होने वाले बिहार एसएससी का जो एग्जाम है वहां भी आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और बता दें आपको कि यहाँ से आप अगर इस सेशन को देखते हैं तो ये आपका सेशन जो है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और उसी पर आधारित आपका ये टॉपिक है और सब्जेक्ट हम लोगों का क्या रहने वाला आज का फिजिक्स, और जिसमें हम लोग का पॉइंट क्या है तो मिरर एंड लेंस, इनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे डेली आपके लिए इस प्रकार का वीडियो नए नए टॉपिक के साथ लाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, हम लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या है, मिरर एंड लेंस। देखिए, इस चीज को जो हम लिख दिए हैं इससे क्या होगा कि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हम इन सारे पॉइंट को, सारे फैक्ट को आपको समझाते हैं। देखिए, क्या पहले हम लोग बात करते हैं मिरर यानी दर्पण का। दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, दर्पण क्या होता है कि पॉलिश क्या हुआ भाग रहता है जिसका सतह क्या रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है। ठीक है, पॉलिश क्या हुआ वह सतह जिससे कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन आसानी से हो सके, वे सभी क्या कहलाते हैं, दर्पण। देखिए, कोई भी चीज हो जिनसे कि प्रकाश का परावर्तन यानी अधिकांशतः भाग क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं और वो एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग एक शब्दों में कहें तो वह सतह जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांशतः भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है वे क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा दर्पण जो माना जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसे माना जाता है, समतल दर्पण को माना जाता है। अब देखिए, जो दर्पण में पीछे की ओर कलई अर्थात पेंट क्या हुआ जो रहता है वो पेंट किसका रहता है, तो वो रहता है AgCl। आपको बताया गया होगा स्कूल कॉलेज में कि एक अगर ये दर्पण है तो इनके पीछे की ओर इस प्रकार से पेंट क्या हुआ रहता है या पॉलिश की भी सतह दिखाई देता है। तो ये जो पेंट क्या हुआ भाग है ये किसका रहता है, AgCl, जिसे आप लोग सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आपका, तो समतल दर्पण है। इस दर्पण से क्या होगा कि आसानी से प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित डायरेक्शन में हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो दर्पण। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक सतह किसे माना जाता है, तो वो है आपका क्या, तो समतल दर्पण है। और दर्पण के पीछे पॉलिश क्या हुआ भाग किसका रहता है, AgCl का। ये भी आपका एक बार टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि किसी भी दर्पण के पीछे जो पॉलिश की भी भाग रहती है वो AgCl का रहता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दर्पण का। देखिए, दर्पण जो होता है ये आपका मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है परवलय दर्पण और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। यदि अंग्रेजी में बात करें तो एक होता है प्लेन मिरर, पैराबोलिक मिरर और स्फेरिकल मिरर। 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है आपका वो 2 टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। एक को हम लोग कॉनकेव
मिरर बोलते हैं और दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की समांतर किरण पुंज को क्या करती है, अभिसरित कर देती है, चारों ओर फैला देती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। इस सब के बारे में हम आपको डिटेल से अलग से बताते हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप कॉपी पर नोट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक बगल से डिटेल से आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए हम लोग दर्पण में क्या देखे कि दर्पण जो है, यहाँ पर दर्पण हुआ तीन तरीके का। तीन दर्पण में से जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उनमें से एक आपका क्या है, तो समतल दर्पण, और दूसरा दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करें, एक गोलीय दर्पण और दूसरा कौन सा है, समतल दर्पण। इसे हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग एस्फेरिकल मिरर बोलते हैं, एस्फेरिकल मिरर के नाम से इसे जानते हैं। देखिए ये दर्पण दो तरह का होता है, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग समतल दर्पण की बात करते हैं। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होता है, समतल होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। ये जो M और N एक दर्पण दिख रहा है, ये किस प्रकार का दर्पण है, तो ये है आपका समतल दर्पण। यदि इस दर्पण पर हम लोग प्रकाश की समांतर किरणों को आपतित करें, ठीक है, प्रकाश की किरणों को यदि हम लोग इस दर्पण पर आपतित करें तो यहां से प्रकाश क्या हो जाएगा, एक निश्चित डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस तरीके से जो ये प्रकाश लौट गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए ये जो किरण आप देख रहे हो, इस किरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, आपतित किरण। और ये आपतित किरण इस सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण, और यही आपतित किरण इस समतल दर्पण पर जहां पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा कर लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये तीन पॉइंट आप लोग देख लीजिए। आने वाली किरण आपतित किरण है, सतह पर जिस बिंदु पर पड़ी है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, और लौट गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करें, यदि हम लोग यहां से इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर लंब डाल दें तो ये लंब जो होगा यही आपका अभिलंब कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है और इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, और इस कोण को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो आई से इस कोण को दिखाते हैं। जबकि ये जो आप देख रहे हैं इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण के नाम से जानेंगे, और इस कोण को हम लोग नोटेशन किससे करेंगे, आर से। यदि आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपका हो गया टोटल समतल दर्पण पर किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, आपतन होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु को आपतन बिंदु, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये जो अभिलंब है इसे हम लोग ही अभिलंब कहते हैं, यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, तो अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण, ध्यान देंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो है यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, तो इसके बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण, जिसे हम लोग आई
आई से सूचित करते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण, और इसे डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। देखिए परावर्तन के नियम की अगर हम लोग बात करें, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, इसे याद रखिएगा। परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। आप यहां पर ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, क्या ये इस समतल के तीनों एक ही बिंदु पर है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो यही पहला नियम होता है परावर्तन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसमें क्या होता है, तीनों एक ही पॉइंट पर देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका आपतित किरण, दूसरा बताइए परावर्तित किरण, और तीसरा जो होता है ना अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में या एक ही बिंदु पर ये स्थित होते हैं। ठीक है, समतल में क्या होते हैं, तो स्थित होते हैं। आइए हम लोग आगे बात करें। इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। इस पर तो आधारित नहीं होता है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार इस समतल दर्पण को और आगे की ओर समझते हैं। देखिए इस समतल दर्पण में बात किया जाए कि यदि इसमें हमसे एक प्रश्न न्यूमेरिकल्स के रूप में रहे कि यदि कोई आपतित किरण सतह पर 30 डिग्री का कोण बना करके आपतित हुआ है, कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। तो ध्यान देंगे कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हुआ है, तो बताइए कि परावर्तित किरण जो है इस सतह के साथ समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी प्रश्न एक पूछा जाता है। और हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करें और भी अलग तरीके से कि यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ 60 डिग्री के कोण पर आती है। ठीक है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब के साथ कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री के साथ है। तो बताइए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण का निर्माण करेगा। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका ये दोनों प्रश्न का जवाब प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, जिसमें कोण आई बराबर कोण आर जो है ये इस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल्स है। देखिए एक बात है कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, तो अभिलंब है, और अभिलंब सभी को पता होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अभिलंब को डाल देते हैं। तो देखिए जब हम लोग अभिलंब को डालें तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में ये 30 डिग्री आपको मालूम है, तो बताएंगे तो इस ओर कितने डिग्री का कोण बनेंगे, तो 60 डिग्री का कोण बनेंगे, तभी तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे। आप बताइए कि इस ओर जो देख रहे हैं इस ओर भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और हमने परावर्तन के नियम में आई बराबर आर पर रखा है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का। हमसे इसका प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए ये एंगल अगर अकेले 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, तो ये भी बात वही होगा कि ये भी कितने डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग इसकी बात करें, ये तो सिंपल है कि ये कोण आई बराबर क्या मिलेंगे, आर। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 60 डिग्री का हो जाएगा ये। तो देखिए यहां से बेसिक प्रश्न के रूप में पहला न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग समतल दर्पण की और आगे विशेषता को समझते हैं। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में हम लोग बात करें और हम लोग समतल दर्पण को समझते हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइए इसमें क्या सब कंडीशन आता है समतल दर्पण में। देखिए अगर हम लोग बात करें समतल दर्पण में
समतल दर्पण में ये हो गया आपका कौन सा किरण, तो आपतित किरण। ये कैसा किरण है, तो आपतित किरण हो गया ये, ठीक है। और ये आपका हो गया कौन सा किरण, तो परावर्तित किरण। ये हो गया कैसी किरण, तो परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए कि यदि हम यहाँ पर अभिलंब डाल दें तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, यानी अभिलंब हो जाएगा ये। अब देखिए कि यदि हम इस आपतित किरण को आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा दें, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो पहले आपतन कोण क्या था, आई था, ये परावर्तन कोण क्या था, आर था। अब जो आप देख रहे हो यहां पर ये एंगल की हम लोग बात करेंगे। ये एंगल आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एंगल यहां से यहां तक बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इसकी हम लोग बात करें तो इस एंगल को हम लोग याद रखिएगा, इस एंगल को बोला जाता है विचलन कोण। कौन सा कोण बोला जाता है, तो विचलन का कोण, जिसे हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यदि हम इसका नाम ए, ये हो गया ओ, और इसे हम लोग क्या रख दें, तो बी रख देते हैं, ठीक है। तो बताइए ये ए ओ बी, ये तीनों मिलकर के क्या ये एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप लोग सीधा इसमें जानते ही हैं कि एक सीधी रेखा खींची जाए तो उस पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। जिनमें आपके पास कौन सा कोण दिख रहा है, एक आपतन कोण आई दिख रहा है, परावर्तन कोण आर, और जबकि एक तीसरा कोण के रूप में आपको विचलन कोण क्या मिल रहा है, तो डेल मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए अगर हम इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 180। तो ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, और विचलन कोण क्या है, डेल। ये तीनों मिला के कितने डिग्री है, तो 180 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर आई और आर, इसके बारे में बात करें तो हमने परावर्तन नियम से पढ़ रखा है कि दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो आई को आप रहने दें और आर के जगह भी क्या लिख देंगे, आई। अब प्लस में क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 180। तो कितने आई हो गए, तो 2i मिल गया, प्लस में आपके पास डेल रहा, तो 180। इसको इस ओर लाइए तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस क्या, तो 2i। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा कोण हो जाएगा, तो आपका ये विचलन कोण निकल गया। तो एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, हम आपको दोबारा बताते हैं इसके बारे में। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये डेल क्या है, तो विचलन का कोण है, 2i लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा है, तो 180 माइनस 2i, ये आपका विचलन कोण हो गया ये। चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को समझते हैं, ठीक है। देखिए इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसकी बात करें तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना आपतन कोण 60 डिग्री का है, तो इसका विचलन कोण निकालें। इस तरीके से प्रश्न आता है, विचलन कोण निकालें। तो बताइए इसमें कितने डिग्री का हो जाएगा विचलन कोण। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि इसमें आपको जो दिया है आपतन कोण आपको मालूम है, और आपतन कोण कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। और आपसे निकालने क्या बोला है, तो विचलन का कौन बोला है निकालने, जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल से डिनोट करेंगे। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेल इक्वल टू क्या पढ़ रखे हैं, तो डेल इक्वल टू हम लोग पढ़ रखे हैं 180 माइनस क्या होता है, तो 2i होता है। तो 180 डिग्री माइनस 2i, i का वैल्यू क्या है, तो i का वैल्यू है 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 गुने 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री, और माइनस करिए तो क्या आ जाएगा, तो 60 डिग्री। तो ये आपका विचलन कोण निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो देखिए हम आपको 2 टॉपिक बताए, और दोनों टॉपिक पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है उन चीजों को भी हम आपको बता दिए। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।
चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट को। ये जो है पॉइंट नंबर आप लोग तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हम आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि देखिए, अगर समतल दर्पण में हम लोग देखें, समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें कि इस दर्पण में अगर 2 समांतर समतल दर्पण हो, ठीक है, कितने, तो 2 समांतर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, 2 समांतर समतल दर्पण है और इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, अगर हम लोग एक दर्पण ये ले लें, ये दोनों एक क्या है, समतल दर्पण है और दोनों एक दूसरे के क्या है, तो समांतर रखे हुए हैं। ये हो गया आपका AB और ये क्या हो गया, तो CD हो गया। एक समतल दर्पण है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है कि इनके द्वारा प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी, यहां आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अर्थात अनंत हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है, यहां से प्रश्न कई बार आ चुका है ये कि 2 समांतर समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसकी संख्या क्या, इन्फिनिटी है, अनंत है, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, देखिए, अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हो, ठीक है, अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हैं, तो थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, एक समतल दर्पण है आपके पास क्या, तो MN और दूसरा समतल दर्पण क्या है, AB। इसके साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो हो जाएगी कितनी, तो 360 बटे क्या, थीटा। देखिए, 360 बटे थीटा माइनस में क्या कर देना है, 1 को कर देना। अभी आप लोग ये पूरा नहीं है, इनके बारे में पहले आप लोग समझिए। देखिए, इस फॉर्मूले पर हम लोग कब बैठाएंगे, देखिए, यदि हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, यदि 360 बटे थीटा अगर ये दोनों कट के वैल्यू कितना आ जाए, तो कोई सम संख्या आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, तो सम संख्या आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू हो जाएंगे 360 बटे थीटा माइनस क्या, 1। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा। यदि इसी में बात करें कि यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो, 360 बटे क्या, थीटा, ये क्या निकल के आ जाए, तो कैसी संख्या, तो विषम संख्या निकल करके आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू 360 बटे क्या लिखना है, तो थीटा लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इन दोनों फॉर्मूले पर हम लोग एक एक क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, अगर हम लोग थीटा का वैसा मान लें जिसमें एक बार कोई इवन नंबर आ जाए और एक बार क्या आ जाए, तो ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर झुकाते हैं, ठीक है, ये हो गया 2 समतल दर्पण और जो कि कितने डिग्री पर इसके साथ झुके हुए हैं, तो 60 डिग्री पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 360 बटे थीटा को चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर कौन सा दे रहा है। तो देखिए, 360 बटे थीटा जो है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ रहा है कट के, तो ये 6 आ रहा है। और 6 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। और सम संख्या के कंडीशन में आप क्या पढ़े कि प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो 360 बटे थीटा माइनस क्या होगा, 1। तो 360 बटे थीटा का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 5। यदि एंगल आपका कितना डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है, तो वैसे कंडीशन में बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, 5 होगी। आइए हम लोग बात करते हैं एक बार विषम संख्या को लेकर के, ठीक है। देखिए, एक समतल दर्पण आपका हो गया ये
इस पर आधारित एक और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक एंगल की 72 डिग्री का एंगल लेते हैं, 72 डिग्री का अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 360 बटे कितने 72। यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये 36 से काटिए तो 36 दूने 72, 36 से काटेंगे 10 और 2 से काटिए तो क्या आ जाएगा, तो 5। देखिए ये 5 कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है, और विषम संख्या के कंडीशन में क्या होता है, तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो वही हो जाएगी, इसमें कोई माइनस करना नहीं पड़ता है। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। एक पॉइंट और हम लोग आपको बता देते हैं, चलिए। तो एक पॉइंट और समझना है, कैसा कि यदि इसमें मान लिया जाए तीसरे पॉइंट की बात करें, हम लोग तीसरे पॉइंट पर आ जाए। अगर तीसरे पॉइंट में देखा कि 360 बटे में क्या थीटा, अगर ये किस में आ जाए तो भिन्न के रूप में आ जाए, ठीक है। किस कंडीशन में आ जाए, तो भिन्न के रूप में आ जाए, अर्थात ये वैल्यू कैसा दे, तो दशमलव, ठीक है। तो दशमलव अगर वैल्यू दे रहा है तो कौन सा मान यूज करना है, तो मान वो यूज करना है जो कि इसको पूर्ण रूप से प्रतिबिंब को बना दे। जैसे हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल्स लेकर के इस पर आधारित, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ले लेते हैं 75 डिग्री का, तो देखिए तो क्या मिलता है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको चेक करना है 360 बटे क्या 75, 15 से काटेंगे तो ये 5 से काटिए तो आपको मिल जाएगा 15, अगर 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी क्या होता है 10, 15 से इसको काटिए तो 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। देखिए अब यदि आप यहाँ से आगे कुछ और देते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कभी भी पॉइंट में नहीं निकलता, इसीलिए यहाँ पर बने प्रतिबिंब की संख्या n जो होगी वो केवल आपको क्या लेना पड़ेगा, तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि पॉइंट में इसका वैल्यू नहीं लिया जाता। तो देखिए आज आप लोग टोटल समतल दर्पण के बारे में क्लियर रूप से पढ़ लिए हैं। इसमें और पॉइंट है जो कि हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि देखिए इससे आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक से हमें क्या मिलता, मोटिवेशन मिलता, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए डेली लेकर के आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।